आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। हुकूमत या मुलाजमीन, पीआईए के मामले में कसूरवार कौन और क्या? उजैर बलोच के इंकिशाफात कभी साबित भी हो सकेंगे? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। कब हुए हैं गिरफ्तार मुझे नहीं मालूम, अगर हुए हैं तो वांटेड होंगे, हो गए होंगे गिरफ्तार। सर मुझे नहीं मालूम, मैं उनको नहीं जानता। जब उजैर बलोच की गिरफ्तारी की खबर आई तो एक हलचल मच गई। टीवी स्क्रीन पर तबसरे और तज्जिये होने लगे, अखबारात के सफ़े स्याह होने लगे कि बस अब उजैर के इंकिशाफात होंगे और पीपल्स पार्टी की गर्दन। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बज़ाहिर मुतमईन नजर आ रही है। मुल्क में मौजूद अद्दी फरियाल तालपुर, खुर्शीद शाह और कायम अली शाह, अमरीका में अपने वालिद जरदारी साहब से मुलाकात के लिए मौजूद बिलावल भुट्टो जरदारी और दुबई में अपने इलाज के लिए मौजूद शर्जील इनाम मेमन, सब ये कह रहे हैं कि कौन उजैर बलोच, कैसा उजैर बलोच, कहां का उजैर बलोच? उजैर बलोच से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा नाम ले लेकर पीपल्स पार्टी का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। मामला अदालत में आएगा तो देखेंगे। अब पता नहीं कि इस तरह पीपल्स पार्टी अदालतों पर एतमाद का इजहार कर रही है या फिर अपने वकला पर, या फिर उनको यकीन है कि ये केस अदालतों में आने के काबिल ही नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई पीपल्स पार्टी की जानिब से मीडिया ट्रायल का किरदार कशी करने का शिकवा दुरुस्त है, और क्या वाकई उजैर बलोच के इंकिशाफात में से कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता? क्या वाकई पीपल्स पार्टी में से उजैर बलोच को कोई नहीं जानता? क्या उजैर बलोच के मामले पर दर्जे हरारत कम हो गया है या पसे पर्दा काम चल रहा है? क्या आने वाले दिनों में कुछ बड़ी गिरफ्तारियां देखी जा सकती हैं या ये इंकिशाफात भी सियासत की नजर हो सकते हैं? आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में इन सब चीजों पर हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से रिश्ता तोड़ने वाले सरदार नबील गबोल से, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी हवा में उड़ने के बजाय जमीन पर खड़ी पीआईए के मामले पर। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे पीआईए के मामले में बहुत ज्यादा सरगर्म सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान। लेकिन अभी लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे सरदार नबील गबोल। देखते रहिएगा न्यूज बीट। नबील गबोल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अब तक उजैर बलोच पर जो बात हो चुकी है, क्या ख्याल है थोड़ी उससे जरा आगे बात करें कि आपके ख्याल में ये कौन कौन अब लपेट में आ रहा है? इंकिशाफात हो भी गए तो क्या होगा? क्योंकि जिनके नाम है तकरीबन नबील गबोल साहब, वो तो सभी मुल्क से बाहर हैं। किसी की अम्मी बीमार, किसी के अब्बू बीमार, किसी का भाई बीमार और कोई खुद बीमार। नहीं, जो मुल्क में मौजूद है जिनकी तस्वीरें आई हैं उसमें से एक मैं भी हूँ जी, और एक शाहिद अफरीदी भी है, मौलाना तारिक जमील भी है, अब्दुल सत्तार ईदी भी है, गौस अली शाह भी है, बहुत सारे हैं। मतलब किस किस का नाम ले। अच्छा, मजे की बात, ये जितने लोग हैं उसके पास दावत खाने गए। ये जो मेरी एक तस्वीर है वो नबील गबोल कम्युनिटी सेंटर एक मैंने बनाया था अपने फंड से, उसकी ओपनिंग के लिए गया था और वो उसके घर के बिल्कुल सामने है। तो वो वहां पर आ गया। उस वक्त तक ये क्रिमिनल भी नहीं था, ये भी आज मैं वाजे करूं। अच्छा। उजैर बलोच की जो क्रिमिनल लाइफ थी टोटली 4 साल की थी। वो 2009 से बने लहरी अमन कमेटी के सरबराह और क्राइम की दुनिया में आए, और 2013 में जो है वो मुल्क छोड़ के चले गए और अभी पकड़े गए। ACL में आपका नाम क्यों है? ACL में मेरा कोई नाम नहीं है। कोई नाम नहीं है आपका? अच्छा, मैं जरा आती हूँ इन तस्वीरों के मामला पे। एक और बात मुझे याद है, जो पिछला हमने आपके साथ शो किया उसमें आपने ये कहा कि कुछ लोगों को इंटरपोल से लाने के लिए सोचा जा रहा है। तो जब आपको ये पता है कि तैयारी हो रही है तो फिर ये भी पता होगा कि किसको लाया जा रहा है, किसके नाम के हवाले से सोचा जा रहा है, पता है? देखिए, चंद लोगों का मुझे पता है, जैसे एक शर्जील मेमन का नाम है, मंजूर काका का नाम है, शाजिर शम्मो का नाम है, साकिब सुमरो का नाम है। ये 4-5 लोगों का मुझे पता है जो रेफरेंस बन चुका है। आप बहुत बात करते हैं, लेकिन शर्जील मेमन तो मीडिया पर आकर कहते हैं कि मैं बेकसूर हूं, और अगर मेरे साथ कोई कहता है, मीडिया पर बात की ना कि मैं बेकसूर हूं, कहते हैं कि मैं, मेरी एक तस्वीर भी नहीं है उजैर बलोच के साथ। तस्वीर तो उसकी बीवी के साथ भी उसकी तस्वीर नहीं है ना। तस्वीरों से कुछ नहीं होता। मैंने कहा अब्दुल सत्तार ईदी के कुछ 100 तस्वीरें हैं, तो तस्वीरों से कुछ नहीं होता। अब तस्वीर और वीडियोज में भी फर्क है। कुछ लोगों के तो वीडियोज हैं, चीफ मिनिस्टर साहब के वीडियो हैं जिसमें उजैर बलोच जो है अपने हाथ से बिरयानी के चम्मच उसके मुंह में डाल के उसको खिला रहा है। तो तस्वीरें कुछ बात करती हैं और वीडियोस कुछ और बात है। फिर भी अगेन मैं कहूंगा वीडियो भी एविडेंस नहीं है। एविडेंस वो है
कि खुद आपको ये बताएगा उजैर बलोच के किस किसने उससे क्या क्या काम लिए। सर लेकिन आपकी बातों से ये लगता है कि शर्जील मेमन और उजैर बलोच के बड़े करीबी ताल्लुकात थे, राब्ते थे। तो बात एक सवाल है ना कि उजैर बलोच की तस्वीर फरियाल तालपुर के साथ है, जुल्फिकार मिर्जा के साथ है, आपके साथ है, कादर पटेल के साथ है, शैला रजा के साथ है, शर्मिला फारूकी के साथ है, शर्जील मेमन के साथ नहीं है। यानी फिर यहाँ चालाकी से काम किया गया। इससे ये पता चल रहा है कि मतलब उससे बड़ी जब मैं कहता था रात के 3 बजे ही वो सिर्फ जाता था और वो लकली जो है वो उस दावत में नहीं मौजूद था मुल्क में, तो वो जो सीएम के ऑनर में दावत की थी उजैर बलोच में, उसमें वो नहीं गया क्योंकि वो मुल्क में नहीं था, तो वो बच गया, उसकी तस्वीर बच गई, वो नहीं आया। अच्छा, वो रात के 3 बजे के स्विमिंग पूल के अंदर नहाता था उसके साथ। ये बात मुझे वहां के अपने ही लोग उधर के बताते थे जो उस एरिया में रहते थे, क्योंकि उधर उसके मुखालफिन भी रहते थे, वो देखते थे कि कौन कौन रहता है। वो डेली वहां पर जो है बड़ी तादाद में, बड़ी लंबी लिस्ट है। उसकी अपनी बीवी ने कहा है, इसने उजैर बलोच की बीवी ने कहा है कि बेस्ट फ्रेंड जो था वो शर्जील मेमन था। ठीक है, कुछ शर्जील मेमन के हवाले से वैसे कुछ इतलात हैं कि वो वादा माफ गवाह भी बन सकता है, आपके पास ऐसी कोई इतला है? मैंने सुना है ये बात कि उसने ये कहा है कि मुझे अगर आप लोग गारंटी दें सेफ्टी की तो मैं वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हूँ, उसने ये बात कही है। अब देखना ये ऐसे लोग जब वजीर होते हैं, नबील कपूर साहब मुशीर बनते हैं, जब ये ताकत में होते हैं तब इन्हें नहीं पता होता ये किसके साथ मिल रहे हैं, कैसे लोगों एक्टिविटीज लोगों की कैसी हैं जिनके साथ ये मिल रहे हैं, फिर ये बाहर चले जाते हैं, वहां से बैठ के ये सफाइयां देते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। तो ये बेचारगी है या फिर ये फनकारी है? देखें, ये फनकारी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। लोग अगर ये समझते हैं कि हम लूट मार के आराम से बैठे रहेंगे तो हर किसी का वक्त आता है इस मुल्क में। जैसे अल्लाह का शुक्र है कि मेरा कॉन्शियस क्लियर है, मैं आज मुल्क में घूम रहा हूँ, आप के सामने हूँ, मुझे डर नहीं है, चाहे ECL में डाल दे चाहे कहीं भी डाल दे, मुझे एक फोन आ जाएगा कि जी आपको क्वेश्चन हमें करना है, मैं खुद चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे दिल में चोर नहीं है। मैं वाहिद बंदा हूँ जो मैं लड़ा हूँ इनके साथ। ये बाकी सारे लोग इसके पास जाते थे काम लेने के लिए, मैं इससे लड़ा हूँ सिर्फ इस बुनियाद पर कि इसको सरेंडर करने के लिए जब मैं जुल्फिकार मिर्जा के पास ले गया तो इसको कहा गया तुम सरेंडर मत करना, तुम हमारे लिए काम करना। सर, उस दिन से लड़ाई शुरू हुई। जिस दिन से आपकी लड़ाई शुरू हुई जरा इसको मजीद क्लियर कीजिएगा। लेकिन एक बात और बता दें कि जुल्फिकार मिर्जा खिलाफ शर्जील मेमन के, नबील गबोल खिलाफ शर्जील मेमन के, फिर जुल्फिकार मिर्जा और नबील गबोल एक दूसरे के मुखालिफ, ये मसला क्या है, ये ट्राइका क्या है? नहीं, मैं तो देखे जुल्फिकार मिर्जा के खिलाफ इसलिए हुआ कि जुल्फिकार मिर्जा मेरे बड़े भाई का दोस्त था और हमारे घर में रहता था 1980s में। अच्छा। और बहुत ही करीबी उसके साथ राब्ते थे, मतलब राब्ते क्या वास्ते थे। उस शख्स ने यह ख्याल नहीं किया कि मैंने जो है इस घर पर पुलिस भेजा है। मेरे घर पर 15 मोबाइलें पुलिस सिर्फ इसलिए भेजी उसने क्योंकि मैं इन गैंग वॉर्स के खिलाफ जो है हर टॉक शोज में बात कर रहा था, और मुझे मना किया गया, वार्न किया गया कि आप नहीं बात करेंगे। और चूंकि आपको मेरी आदत पता है, ना मेरी जुबान रुकती है, ना मैं रुकता हूँ, ना मैं अल्लाह के सिवा किसी से डरता हूँ, मैं बोलता रहा। उसके बदले में मेरे घर पे पुलिस की रेड हुई और मेरे लिए ऑर्डर्स थे कि उसको अरेस्ट करो और जैकमाबाद जेल में डालो, और एक मतलब गंदी अल्फाज इस्तेमाल की गई जो कि मैं आपके शो में नहीं करना चाहता। जुल्फिकार मिर्जा ये कहते हैं कि अगर उजैर बलोच के हवाले से मुझसे तहकीकात करनी है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। आपका क्या ख्याल है, जुल्फिकार मिर्जा से तहकीकात होना चाहिए? देखें, मैं इस चीज़ का विटनेस ज़रूर हूँ। अगर मुझे कभी पूछा गया तो मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ। आप इससे पूछे जुल्फिकार मिर्जा से कि जब रहमान मारा गया तो उजैर बलोच के लिए मैंने आके जुल्फिकार मिर्जा को ये कहा था, नहीं कहा था कि वो सरेंडर होने के लिए मैंने उसको वार्निंग दी है और वो सरेंडर होगा, क्योंकि मैंने इनको बहुत डरा दिया कि अगर आप लोग सरेंडर नहीं होगे तो आप लोग का जो है हाल बहुत बुरा होगा। जिसके 15 दिन बाद ये तैयार हो गए सरेंडर होने के लिए। लेकिन जब मैं ये रिक्वेस्ट लेकर गया, मेरे साथ उजैर के 2 नुमाइंदे थे, जफर बलोच और एक शाहिद रहमान। इन दोनों को जब मैंने मिर्जा से मिलाया तो मिर्जा ने मैं निकल गया तो उनको कहा कि सरेंडर मत होना, मेरे लिए काम करना। आपने उजैर बलोच को माफी मांगने के लिए उसको तैयार किया, माफी नहीं, सरेंडर करने के लिए, और जुल्फिकार मिर्जा के इल्म में ये बात थी, फिर आपने कहा कि मैं लेके गया और निकल गया। क्या ख्याल है कि उसके बाद हुआ क्या कि उजैर बलोच और जुल्फिकार मिर्जा भाई भाई बन गए और वो कहते हैं कि आज भी हम भाई भाई हैं और आप मुखालिफ बन गए? देखे ना, जो भाई भाई को इतने फायदे पहुंचाएगा तो वो भाई बनेगा ना। जहां पर बत्तों के जो है परसेंटेज चले जाते थे, खुद उजैर कहता है कि 50% बत्ता जो है वो मैं ऊपर बेचता था। वो ऊपर कहाँ बेचता था मुझे ये नहीं, मैं किसी के ऊपर इल्जाम लगाऊंगा कि वो जुल्फिकार मिर्जा को बेचता था या वो जरदारी हाउस में बेचता था, वो कहाँ बेचता था। लेकिन
मेरे से उनको फायदा कुछ नहीं था, क्योंकि उनको पता था मैं क्राइम के खिलाफ, मैं लियारी देखे मेरा घर था, मैं लियारी को बर्बाद होते हुए देख रहा था और मैं एक एमएनए होते हुए बेबस था, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए मैंने वहां पर जब देखा मैं मेरे से नई बात, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, मैं जरदारी साहब के पास चला गया। उजैर बलोच के इशू पर अगर क्या ख्याल है, आपको तहकीकात के लिए बुलाया जाए तो क्या आप जाएंगे? बिल्कुल मैं जाऊंगा, क्योंकि कुछ रास्ता तो आपका भी होगा ना। नहीं, बिल्कुल मैं जाऊंगा, मैं एक एक चीज बताऊंगा कि किस तरीके से उजैर सरेंडर करने के लिए तैयार था और किसने उस पर हाथ रखा। यानी अभी आपके पास बहुत कुछ है बताने के लिए, जो आप आहिस्ता-आहिस्ता टॉक शोज में भी बताते हैं। बिल्कुल मैं बताने के तैयार हूं कि जब रहमान मारा गया तो पहला काम क्या हुआ कि कोई 15 लोग थे इनके गैंग वॉर के जी। इनको मैंने एक वार्निंग दी कि भाई अगर तुम लोग सरेंडर नहीं होगे तो मारे जाओगे। उस वक्त मैंने भी लगवाया था एक डीएसपी सर्वर कमांडो जो कि बड़ा बहादुर था और उससे ये लोग बड़े डरते थे। इन्होंने ये प्लान किया उजैर बलोच ने कि ठीक है नबील गबोल को हम बुला लेते हैं फॉर टॉक्स, और वहां पर एक शख्स को अपने गैंग वॉर के बंदे को कहा जैसे नबील गबोल बैठेगा उस पर फायरिंग खोल देना, उसको हेड शॉट मारना और हम बदले में तुम्हें पांव पे मारेंगे ताकि ये नजर आए कि तुमने अपने गुस्से में ये सब कुछ किया है। अच्छा, ये प्लान इन्होंने किया था जो कि बात लीक आउट हो गई, मुझ तक ये बात पता चला। फिर मैं उजैर के इलाके में नहीं गया उससे डायलॉग करने, मैंने उसके 2 बंदे का मैंने कहा दो मुझे, मैं जुल्फिकार मिर्जा से मिला ले चलता हूं। इस तरीके से मैं जुल्फिकार मिर्जा के पास लेकर गया जफर बलोच को और शाहिद रहमान को, और फिर उसके बाद सारा जो है ना वहां पर सीन चेंज हो गया। इस सीन के बाद एक सवाल ये है कि जुल्फिकार मिर्जा ये कहते हैं कि शुक्र है कि उजैर बलोच को जिंदा लाया गया, बाबा लाडला की तरह नहीं। क्या आप भी ये समझते हैं कि उजैर बलोच की जिंदगी को खतरा था और अब भी है, चूंकि बकौल आपके बहुत सारे लोगों के राज है ना उसके पास? देखिए, जिन लोगों ने बड़े बड़े काम लिए उनसे तो खतरा तो है। मतलब अगर मुझसे कोई बड़ा काम लेगा, और मैं जिस तरह बोल रहा हूँ, मैं तो आज सबसे ज्यादा इस वक्त कराची के अंदर प्राइम टारगेट हूँ और हाई कोर्ट के अंदर मेरा केस भी चल रहा है कि मेरा पुलिस स्क्वाड वापस ले लिया गया है और हाई कोर्ट के जज भी मुझे इंसाफ नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। सर, अगर मैं फिर भी ओपनली ये बात कर रहा हूं कि उजैर बलोच को पकड़वाने में मेरा अहम रोल था दुबई मस्कत में। आपने फवाइद की बात की, अगर हम ये पूछे कि उजैर बलोच से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सबसे ज्यादा फवाइद किसने हासिल किए हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट कौन है? जो कि जुल्फिकार मिर्जा ने तो अद्दी फरियाल तालपुर का नाम लिया है, आप क्या कहते हैं? ये तो मैंने जुल्फिकार मिर्जा से पूछा कि भाई तुमने मेरे घर पे पुलिस क्यों भेजी, तुमने मेरे को लियारी से बैन क्यों किया, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तो जुल्फिकार मिर्जा ने मुझे भी कहा और टॉक शो में भी कहा कि मुझे आसिफ अली जरदारी साहब का हुक्म था। फायदा उजैर बलोच से सबसे ज्यादा किसने हासिल किया? अब ये तो मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता, आपको इतना पता है, पता होगा ना लेकिन ये जुल्फिकार मिर्जा को पता है। आपको नहीं पता इस बारे में? नहीं, जुल्फिकार मैंने कहा ना जुल्फिकार मिर्जा को पता होगा। अच्छा, ये उजैर बलोच का मामला आपने देखा कितना हॉट इशू चल रहा था कि अचानक पीआईए का मामला आ गया, वो एहतजाज भी हो गया, गोली भी चल गई और लोग भी मर गए, और फिर आपने देखा उजैर बलोच का इशू पीछे हो गया और पीआईए का आगे आ गया। तो ये इत्तेफाक था या इत्तेफाक से इत्तेफाक बनाया गया था? एक प्लान, मैं इसको ये नहीं कि मैं कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ या मैं विटनेस हूँ, लेकिन जितना मैंने 30 साल सियासत की है, मुझे ये अंदाजा हो गया कि जब कोई बहुत हॉट इशू टीवी पे रोज आता है तो उसको जरा डाइवर्ट करने के लिए कुछ और कराया जाता है। आपने कहा कि ये प्लांटेड था, लग रहा है मुझे, लग रहा है। तो फिर क्या वो गोली भी प्लांटेड ही चली, प्लान करके ही चलाई गई? लग रहा है मुझे, बिल्कुल। पीपल्स पार्टी, उजैर बलोच के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की पोजीशन क्या है? मियां साहब किस तरफ हैं? क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद करना चाह रहे हैं या कर सकते हैं? मियां साहब तो देखे ना, वो उन्होंने चंद महकमे अपने चंद इश्यूज अपने पास लिए जो वो चला रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर इंटीरियर का जो इशू है वो सिर्फ और सिर्फ चौधरी निसार चला रहे हैं। लेकिन चौधरी निसार ने तोहफा दिया उजैर बलोच का पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को, ठीक है, और वहां से बदले में तोहफा मिल गया पीआईए का। हाँ, लेकिन ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि अब कुछ आपने देखा तनाव भी दोनों तरफ से कुछ कम लग रहा है। चौधरी निसार का आपने नाम लिया, उन्होंने बात भी कर ली और रेंजर्स के इख्तियारात भी बगैर किसी तकरार के दे दिए गए हैं। हम जाहिर है अब स्टिक एंड कैरेट का जमाना है, स्टिक कैरेट नहीं चला तो चौधरी निसार स्टिक इस्तेमाल किया और आई थिंक कि स्टिक एंड कैरेट की वजह से ये सारे मामला तय हो गए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उजैर का जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीआईए में दे रही है? मैंने आपको कहा ना साफ अल्फाज में कि तोहफा चौधरी निसार ने भेजा उजैर बलोच को सिंध, ठीक है, और सिंध ने तोहफे में पीआईए का इशू भेज दिया। ठीक। अच्छा, सिंध हुकूमत उजैर बलोच की गिरफ्तारी से पहले, आप तो खैर 6 माह पहले की बात कर रहे थे, लेकिन जब रेंजर्स ने गिरफ्तारी की है उससे पहले सिंध हुकूमत ये कहती है कि वो ये इल्जाम लगा रही थी कि रेंजर्स उन्हें परेशान कर रही है और इसकी वजह यह है कि रेंजर्स अपने शोधा के लिए जमीन मांग रही है जो कि सिंध हुकूमत नहीं दे रही थी, लेकिन अब सिंध हुकूमत ने वो जमीन भी रेंजर्स को दे दी है। तो क्या इस बात का ताल्लुक उजैर बलोच की गिरफ्तारी के साथ जोड़ा जा सकता है? आपको पता है दबाव पड़ता है तो फिर बड़े बड़े काम निकल आते हैं। रेंजर्स या फौज अपने किसी जाती फायदे के लिए
दबाव आई डोंट थिंक सो, ये कभी ना पहले मैंने सुना है ना ऐसी चीज़ फौज कर सकती, क्योंकि जब हम रेंजर्स की बात करते हैं हम फौज की बात करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि आज पाकिस्तान के अवाम खुसूसन कराची के लोग वो क्रेडिट दे रहे हैं रेंजर्स को, जो हमें कराची में अमन अमान मिला है वो सिर्फ रेंजर्स की वजह से मिला है। अगर हम रेंजर्स को कंट्रोवर्शियल बनाएंगे तो हम एंटी स्टेट काम कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, उज़ैर बलोच के तमाम ये इंकशाफात सामने आ जाते हैं, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासत है, क्या ख्याल है वो साफ हो जाएगी या तमाम हो जाएगी? उज़ैर बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितना डेंट दे सकता है आपके ख्याल में? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो आई डोंट थिंक सो कोई डेंट लगेगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लीडरों को जरूर डेंट लगेगा। इस तरह की सियासत में होता रहता है। आपने देखा कि सौलत मिर्जा का स्टेटमेंट ने भी एमक्यूएम को कोई डेंट नहीं दिया, चंद अफराद को डेंट लगा, जिसका जब मिसाल के तौर पर बाबर गौरी है, वो प्राइम लीडर था, सेंट्रल लीडर था, वो मुल्क नहीं आ सकता वापस, क्योंकि सौलत मिर्जा ने कहा कि मुझे फोन जो आया था वो बाबर गौरी के घर पे आया था। तो इस तरीके से इंडिविजुअल को जो है नुकसान पहुंचेगा, जिसपे वो अगर उज़ैर बलोच ने कहा कि मुझे शर्जील मेमन ने या जुल्फिकार मिर्जा ने कहा फिला बंदे को मारो, फिला साहब के कहने पर, उस साहब के ऑर्डर्स हैं, मारो, इंडिविजुअल्स की बात है ये नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें उज़ैर से कोई डर कोई खौफ नहीं है। अगर हमें कोई डर होता तो हम कोई इसको पकड़ने के लिए 2 टीम्स भेजते। तो क्या ख्याल है, वो ड्रामा था क्या? नहीं, ये तो 2 टीम्स तो उस वक्त मैं यकीन करें पारस जी कि मैं पर्सनली इन्वॉल्व था। मैं रोजाना मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की सीढ़ियां चढ़ता था। उस जमाने में लिफ्ट भी खराब था और मुझे शैटे का पेन भी हो गया, मेरी कमर में दर्द हो गया। एक फाइल पड़ी थी, सिंध गवर्नमेंट ने भेजा था रेड वारंट के लिए, इंटरपोल के लिए। 4 महीने तक तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पड़ी रही है असिस्टेंट डायरेक्टर के टेबल के ऊपर, और वो उसको मूव ही नहीं कर रहे। मैंने पर्सनली फाइल उठा कर जो है सेक्रेटरी के पास लेकर गया, चौधरी निसार के पास। एक मोस्ट वांटेड बंदा जिसका एड्रेस भी मेरे पास है, जिसका पासपोर्ट नंबर भी ईरानी मेरे पास है, जो फेक नाम पे ट्रैवल कर रहा है, आप उस पर इंटरपोल को क्यों नहीं लिखते? तब जाके जब मैंने असेंबली में ये क्वेश्चन उठाया, जिस पर पार्लियामानी लीडर जो मरियम है, सेक्रेटरी इसकी इंटीरियर की पार्लियामेंट सेक्रेटरी, उसने मुझे जवाब दिए, तब जाके ये मूव हुआ फाइल। लेकिन वो इस बात को बड़ा कोट करती है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बता दिया। जरदारी साहब का क्या होगा? क्या वो वहीं से बैठ के सिंध के फैसले करते रहेंगे? क्या आइंदा भी कायम अली शाही जाते रहेंगे या आएंगे जरदारी साहब? वो इंकशाफात वाली बात के हवाले से पूछ। देखिए, सब डिपेंड करता है JIT मुकम्मल जब हो जाएगी उज़ैर की, उज़ैर क्या कहता है उसमें, उसके बाद मैं समझता हूँ सिंध के मुकद्दर का सब कुछ तो वो कह चुका है, JIT में से वो दोहराएगा। ये आपके देखिए ना, अभी अब आप एक चीज मैं आपको मिसाल दूं, जुल्फिकार मिर्जा रोज चैनल पे आता था। पहली दफा जब ये उज़ैर पकड़ा गया, उसने कहा मेरा भाई है, मैं आज भी ओन करता हूं और मैं इसके लिए लड़ूंगा। जुल्फिकार मिर्जा खुद भी नहीं आ रहा टीवी में, उसको चुप करवाया गया। कोशिशें हैं कि जुल्फिकार मिर्जा साहब का इंटरव्यू करें, ये बात ठीक है, वो चुप हो गया ना। वो क्यों नहीं आ रहा टीवी में? एक मैं ही बेवकूफ आ रहा हूँ, एक बात कर रहा हूँ, हो सकता है ये सब मेरे गले में बात पड़ जाए, लेकिन चूंकि मेरी कॉन्शियस क्लियर है। सर, ये आप बेवकूफ़ी ना कहें इसको, ये देखें ये कौमी काम है। अगर आप कर रहे हैं, आप ईमानदार हैं, संजीदगी से कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक बात लोग मुझे कहते हैं कि यार कोई बात नहीं कर रहे और तुम क्यों बात? जनरल मुशर्रफ ने ये कहा कि अब ये जो बेनजीर भुट्टो साहिबा का जो कत्ल का मामला है ना, इसके बारे में भी उज़ैर से पूछो, ये बताएगा। क्या आप ये समझते हैं कि उज़ैर बलोच के जरिए ये मामला भी सुलझ सकता है, हकाइक सामने आ सकते हैं? सच बताऊं, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि मैं पता नहीं है या कुछ कहना नहीं चाहते? मुझे इसके बारे में देखें, अब जो भी मैं बात करूंगा तो मुझे एज अ विटनेस कोर्ट बुला सकती है कि जी आपने बात की है तो अब आप एविडेंस पेश करें। ठीक है, मुझे नहीं पता इस बारे में। आखिरी बात नबील कबूल साहब, क्या हम ये समझें कि अब जो लियारी गैंग वॉर है वो उसकी कमर टूट चुकी है, और अगर ऐसा नहीं है तो अब इसको कौन चला रहा है? लियारी गैंग वॉर की कमर बिल्कुल टूट चुकी है। 85% गैंग वॉर का खात्मा हो गया है। हाँ, लेकिन जो उसके लीडर्स हैं, जो उसको चलाने वाले हैं, वो मुल्क से बाहर है। अब जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे तो मैं कंप्लीटली ये नहीं कह सकता हूं कि देखिए, ये अब तो टेम्पररी जो भी ऑपरेशन की कामयाबी है रेंजर्स के सर जाती है, क्रेडिट रेंजर्स को जाती है। कल को खुदा ना खासा रेंजर्स जो है हट जाती है, तो या फिर ये ताकत पकड़ सकते हैं, ताकत पकड़ सकते हैं, क्योंकि इनके लीडर्स अभी तक मुल्क से बाहर बैठे हैं। ठीक है, तो उनको जब तक पकड़ा नहीं जाएगा, जब तक उनके ऊपर हाथ नहीं डाला जाएगा, जब तक ये गैंग वॉर का खात्मा इम्पॉसिबल। अच्छा, एक और बात, पीपल्स पार्टी के लिए एक मसला तो है उज़ैर बलोच, लेकिन कहा जा रहा है कि दूसरा मसला है डॉक्टर आसिम। जल्दी से बता दें कि उनका केस आप कहां जाता हुआ देख रहे हैं? क्या उन्हें बचा लिया जाएगा, चूंकि अब तो मामला कहा जा रहा है वकीलों के हाथ में? देखिए, डॉक्टर आसिम के ऊपर अगर तो सिर्फ ये नैप का केस है, करप्शन का केस है, तो उसके पास इतना पैसा है कि वो 10% देकर बेल पर आ सकता है। ठीक, बच जाएंगे। उज़ैर नहीं आ सकता क्योंकि उस पर मर्डर केस है। नबील कबूल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे PMLN के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट।
कहा जाता है कि पीआईए का मसला बड़ा अजीब है। इसके मुलाजमीन अगर हड़ताल करें, पीआईए के जहाजों को जमीन पर खड़ा कर दें तो मुल्क को करोड़ों का नुकसान होता है, और अगर काम करें, जहाजों को हवा में उड़ाएं तो मुल्क का नुकसान अरबों में है। अब वो करें तो क्या करें, ये बात पूछते हैं रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुशाहिदुल्लाह खान साहब। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, कहा जाता है कि अगर पीआईए का मामला अगर अक्लमंदी से तय किया जाता तो हो सकता था, लेकिन हुकूमत ने अपनी अपना गुस्सा या फिर बद इंतजामी की वजह से इसको बहरान में तब्दील कर दिया है। 2.5 साल पहले पीआईए बहुत ही बुरे हाल में हमें मिला था, ये तो आप मानती हैं। जी बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि हमने असल चीज जहाज होते हैं, जहाज होंगे तो आप जाएंगे। अच्छा, जब हमें मिला तो बहुत सारे जो डेस्टिनेशन थी वो बंद थी, क्योंकि जहाज 16 थे, ठीक है, 2 ऑपरेशनल नहीं थे। हमने 38 कर दिया। जहाजों की उम्रें 15 से 18 साल थी, हमने 9 साल से कम कर दी। जो ऑन टाइम शेड्यूल जो है हमारा, जो पहले 69% था, अब 84% कर दिया, और 87% हाईएस्ट है दुनिया में। यही होता है ना, हुकूमतें यही करती हैं। अच्छा, जो खसारा हमारा 42 या 47 अरब का था, वो 19 अरब पे आ चुका है। ये 2.5 साल में मिरेकल्स हुए। अच्छा, तो फिर आप लोगों को ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तलाश क्यों है मुशाहिदुल्लाह खान साहब, इसको क्यों तलाश कर रहे हैं? स्ट्रेटेजिक, हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तलाश ये इसलिए है कि आज है हमारे पास 40 जहाज, दो और आ जाएंगे, 40 हो जाएंगे। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है ना, उसको मालूम है कि टर्किश एयरलाइन के पास 267 जहाज हैं, हमारे पास अब 38 हुए इन 2.5 सालों में आके हमने किए। प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि ये कम से कम 100 होने चाहिए। अच्छा, 100 है, आप जेब में हाथ डाल के निकाल के पैसे दे के तो नहीं ले सकते। ठीक है, कोई आपको, आज का दौर जो है नेशनलाइजेशन का दौर नहीं है, आज का दौर ये मतलब पार्टनरशिप का दौर है, शराकतदारी का दौर है। तो अगर कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर ला के वो पैसे खर्च करके यहाँ पे जहाज आ जाते हैं, तो इसमें पीआईए के लोगों का तो फायदा ही होगा ना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब पार्टनर को आप शेयर बेचेंगे तो इसमें हुकूमत पाकिस्तान का रोल कितना रह जाएगा सर? और अगर ये इतनी अच्छी चीज है तो लोग आपकी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे कि आप प्राइवेटाइज नहीं कर रहे, आप तो पार्टनर ढूंढ रहे हैं। बात ये है कि हुकूमत के पास जब तक 51% शेयर हैं, हुकूमत का कंट्रोल रहेगा। जी ठीक है, इस वक्त 91% शेयर बिल्कुल ठीक हुकूमत के पास। मैनेजमेंट किसको दे रहे हैं? 9%। सुने मेरी बात तो सुने ना, 9% तो ऑलरेडी दिए गए हैं ना, तो प्राइवेटाइज तो नहीं हुई ना। तो 26% और देने से कैसे होगी? जब 9% पे नहीं हुई तो 26 पे भी नहीं होगी, जब तक 51 नहीं होते। एक बात, मैनेजमेंट तो दे रहे हैं ना आप उनको। मैनेजमेंट, अगर आज ये मैनेजमेंट क्या फेल नहीं है? मैं आपको बात बताऊं, पीआईए को नुकसान उसके एम्प्लॉइज ने नहीं पहुंचाया, इसकी मैनेजमेंट ने पहुंचाया। सर फिर वो आने वाले अपनी मर्जी से हायरिंग फायरिंग करेंगे ना इसमें। तो बात ये है कि मैं इनको लेके गया, खुद मैंने मुज़ाकरात किए, इसहाक डार साहब से 2 दफा मुज़ाकरात कराए। 17 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर मिलता नहीं है नॉर्मली यूनियनों से, मैं लेके गया इनको। और पता प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज क्या थे जी, कि आप रिवाइव करें, मैं आखिरी आदमी हूंगा इस मुल्क का जो निजकारी की बात करूंगा। एक दूसरी बात उन्होंने ये कही, एक आदमी ले ऑफ नहीं होगा पीआईए से, ये मेरी गारंटी। अब इससे बड़ी गारंटी सर, वो आपकी गारंटी को क्यों नहीं मान रहे? अब वो अगर नहीं मान रहे तो इसका मतलब है कि कोई और मोटिवेटेड पॉलिसी है उनके पास, सियासत फिर कोई हो रही है। देखें जिस वक्त ये निकले हैं ना, मुझे प्राइम मिनिस्टर, मैं उनके अल्फाज बता रहा हूँ, आपको पता है मैं हवाई बात नहीं करता। उन्होंने मुझे कहा, पंजाबी में कहा कि ये क्या कर रहे हैं। मैंने जब इनकी सारी बातें मान ली हैं तो ये क्या ये बयान दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जब आपकी सारी बातें मानी गई, अब ये कहते हैं जी ऑर्डिनेंस क्यों आया? ऑर्डिनेंस में तो सिर्फ ये है ना कि PIAC L हो जाएगी, जैसे पीपल्स पार्टी के दौर में OGDC L हो गई और बेहतर परफॉर्म किया उसने। अच्छा, अब ये क्या होता है? इससे होता यह है कि हुकूमत के तसल्लुत से निकल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर चले जाते हैं और आप तेजी से फैसले करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। एसेंशियल सर्विसेज एक्ट क्यों नाफिज किया? एसेंशियल सर्विसेज एक्ट वो और चीज है, मैं ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूं। ऑर्डिनेंस को उड़वा दिया सेनेट से, फिर हम बिल लेके आए, जाहिर है। हाँ, ठीक है, तो हो गया अच्छा, ना, एसेंशियल सर्विसेज। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, जब आप स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक क्या चीज होती है? इस मुल्क के आईन में स्ट्राइक लिखा हुआ है, आप स्ट्राइक कर सकते हैं, इजाजत देता है। हक है एहतजाज करने का? नहीं, एहतजाज का हक है, लेकिन मादर पिदर एहतजाज का हक नहीं है। ये एयरलाइन मुसाफिरों के लिए बनी है,
इसको 4 दिन में 2 अरब रुपए नुकसान देने के लिए नहीं बनी। सर आपकी नीयत अच्छी थी तो आप क्यों तवक्को कर रहे थे कि ये लोग स्ट्राइक करेंगे? मैं पहले सवाल का जवाब दे लूं, एसेंशियल सर्विसेज है जी। बात यह है कि एहतजाज की कॉल थ्रू NIRC दी जाती है, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन, और वो कौन देता है? CBA का प्रेसिडेंट इनके साथ नहीं है, लाहौर का नहीं है, इस्लामाबाद का नहीं है, और ना इन्होंने कोई एप्लीकेशन वहां पे दी है। इसका मतलब हड़ताल तो गैर कानूनी हो गई। ठीक है। अच्छा, अब आप एक गैर कानूनी, फिर इन्होंने तालाबंदी की, ये 2 फरवरी से पहले तालाबंदी की हुई थी, वो भी गैर कानूनी है। अच्छा, उसके बावजूद भी हमने कहा ये हमारे लोग हैं, हमने इनसे बात की, इनके मुतालबात मान लिए, इन्होंने ऑपरेशन बंद कर दिया। अच्छा, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी ऑपरेशन बंद नहीं हुआ। अच्छा, अब मैं एक बात और ये बताना चाहता हूँ, जो आज इज़हार यकजहती कर रहे हैं ना, 2011 में भी यही कुछ हुआ था, इससे मिलता जुलता, लेकिन ऑपरेशन बंद नहीं हुआ था। पीपल्स पार्टी ने क्या किया था? उनकी यूनियन पीपल यूनिटी ने जो एहतजाज में थे उन्हें लिटरली मारा था जाके एयरपोर्ट में। देख, याद है ना सर? बिल्कुल, वो गो स्लो की इन्होंने मूवमेंट चलाई थी, गो स्लो ने नारा जो लगाया था, हुकूमत थी पीपल पार्टी, इन्होंने लिटरली इनकी यूनियन ने मारा। आज हमारी यूनियन ने या हमारी हुकूमत ने ये काम नहीं किया, हमने इनका मुतालबे सारे तस्लीम कर लिए ना। हाँ किया, आप लोगों के बयानात में तो कहा जा रहा है कि आग लगा दी मुलाजमीन में। आप उन्हें समझाते बताते प्राइवेटाइजेशन का फायदा किया। सर आप कह रहे हैं पर काट देंगे, दबाव में नहीं आएंगे, सख्ती से निपटेंगे, जेल भेज देंगे और भुगतना पड़ेगा जो कर रहे हैं। देखें, जब आप फर्ज करो ये 4 मुलाजिम आपके मिलके इस समा टीवी को बंद कर दें, तो इनके मालकान क्या करेंगे आपके साथ? सर वो सुनेंगे तो सही ना इनकी बात? सुनेंगे ना, तो हमने तो सुनी ना भाई। सर वो कह रहे हैं कहाँ? अच्छा नहीं, आप यहाँ पे काम ही बंद करा दें। ये प्रोग्राम पारस कैसे चलाएगी, ये जरा मुझे बताएं। ये जो आपका इदारा है, ये आवाम के लिए है, ये मीडिया है, ये लोगों को खबर पहुंचाने के लिए है ना। तो अगर इसी को कोई बंद कर दे, यहीं के लोग क्या करेंगे? आप ये हो रहा है PIA में कि जी जहाज नहीं चलेगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? 2 फरवरी को इन्होंने कहा तैयारा कोई नहीं उड़ेगा, 12-1 बजे तक तैयारे सारे उड़े। उसके बाद लोगों को जबरदस्ती मार पीट कर निकाला गया, एहतजाज किया गया, 2 बंदे अपनी जानों से गोली चल गई, फिर बिल्कुल शहीद हो गए। अल्लाह जन्नत नसीब करे, बेचारे लोग रो रहे हैं उनके। अच्छा, अब आप ये समझ जाएंगे इस बात से कि ये मशकूक सरगर्मियां हो रही हैं। मशकूक कैसे? किसी चीज को छुपाने के लिए, पीछे करने के लिए PIA के मामले को आगे कर मैं बताता हूँ। बंदे 2 मरे ना। अब बंदों का खून, वो कह रहे हैं जी शहीद के खून से इनकलाब आएगा, आता भी है, लेकिन जब आप उसके साथ मुखलिस होंगे ना, उसके खून के साथ, फिर अब जो इज़हार यकजहती कर रहे हैं वो अपनी लीडर के खून से तो मुखलिस थे नहीं, करप्शन करते रहे। ठीक है, ये कौन लोग हैं? ये पीपल्स पार्टी है, मैं ओपनली कह रहा हूँ। ये आज इज़हार यकजहती करते हैं, ये मुसाफिरों के साथ क्यों नहीं करते इज़हार यकजहती? पाकिस्तान तहरीक क्यों? ये एयरलाइन जो है इसलिए है कि लोगों की मैयतें पड़ी रहे, वो आ ना सकें। क्या ये इसलिए है कि लोग अपने उनके वीजे जो हैं वो कैंसिल हो जाएं और वो यहाँ पे धक्के खा रहे हों? उनके साथ इज़हार यकजहती कोई नहीं कर रहा। किन के साथ कर रहा है? जो गैर कानूनी हड़ताल करके PIA को 2.5 अरब रुपए का नुकसान हम मजदूरों का, मुलाजमीन का साथ दे रहे हैं, और ये सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं कर रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मौका दे दिया है आप लोगों ने। फिर आप कहते हैं घटिया सियासत कर रहे हैं। मैं जो बात नुक्ता बता रहा हूँ कि 2 बंदों बेचारे जान से गए, अल्लाह गरीब के रहमत करे, उनकी फैमिलियों को सब्र दे। बात यह है कि उस पर सियासत करते हो आपने। यहाँ के मुझ समेत, मुझे परवाह कोई नहीं है, आपने मुकदमे जब दर्ज करा दिए तो पॉलिटिसाइज कर दिया ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमने अगर फर्ज को किया भी है ये काम, इसमें लिखा हुआ कॉन्स्पिरेसी की, अच्छा की है, तो फिर भाई किसी उस एजेंसी के थ्रू ही वहां पे अमल दरामद किया होगा ना। तो हमारे अंडर में कौन सी एजेंसी है? रेंजर्स। उसके दफ्तर में जाके तुम माफिया मांग चुके हो। मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। तो इसका मतलब है कि तुम उनके खून से अभी भी फायदा उठा रहे हो। और सुने, आप ये कह रहे हैं सुहेल बलोच ने वहां जाके माफी मांगी है? जी, माफी मांगी है उसने। इनके सारे लोगों ने कहा जी हमसे ये गलती हो गई, ये गलती माफ करें हमें। और इसने ये माफी तो उसने ये नहीं कहा, जब उसने जो बंदे मरे हैं बेचारे, शहीद हुए हैं, तो उसने फौरन कहा कि जी रेंजर्स ने मारे, गोली उन्होंने चलाई है, हमारे पास फुटेज है। उसके बाद कल वो ये कह रहा है मेरे से गलती हो गई जी, मैं पानी में गीला था। तो तू अगर ऐसा ही लीडर है कि जिसमें थोड़ा सा पानी पड़ जाए तो उसका दिमाग जो है पलट जाता है। आप बता सकते हैं गोली किसने चलाई है? मुझे क्या पता किसने चलाई है, लेकिन रेंजर्स ने अगर चलाई होती तो वो इतनी तेजी से उसकी इन्वेस्टिगेशन न कर रहे। मुशाहिद खान साहब, आप PIA में रहे ना सर, आपको यूनियन की ताकत का नहीं पता? सर कहा जा रहा है आप ही हुकूमत को अच्छा मशवरा दे देते कि ऐसे कर लो, मामलात खराब नहीं होंगे। कहा जा रहा है कि ये जो गलत मशवरे दिए गए ना, ये मुलाजमीन जो पहले इकट्ठे नहीं थे, ये एक हो गए। बताता हूँ क्या है।
वजह यह है कि जून में फिर रेफरेंडम होना है जी। तो वो जो यूनियन है, जो हारी हुई यूनियन है, वो तो नहीं मानेगी ना। उसे तो एक मौका मिल गया ना कि हम इसी चक्कर में तहरीक चलाएंगे। फिर यहाँ भी सियासत कर रहे हैं ना, सुने ना, वो ये कर। अच्छा, जो पार्टियां जाके इज़हारे यकजहती कर रही हैं, उनका जो हशर हुआ है पिछले इलेक्शनों में 2013 में और अभी कंटोनमेंट के इलेक्शन में और लोकल बॉडीज में, तो वो उसका बदला तो लेंगे ना। वो समझ रहे हैं हम रिवाइव ऐसे हो जाएंगे, ऐसे नहीं होंगे। फिर भी आप चलते चलते दस्ती बम पे लात मार देते हैं सर। इमरान खान ये कह रहे हैं। और अब इमरान खान पीपल्स पार्टी अगर ठीक कह रहे होते, अगर इमरान खान ठीक कह रहे होते, सोच समझ के बात कर रहे होते, तो यहाँ से एमएनए है ना वो हनीफ अब्बासी की सीट से। अभी कल की बात है कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी से एक चेयरमैन पीटीआई का नहीं जीता। अगर इमरान खान ठीक कह रहे होते तो ये सूरत हाल ना होती। उन्हें अभी भी मैं कहता हूँ वो ठीक कहें। 5 मुतालबात उन्होंने आज आप लोगों के सामने रख दिए कि इस पे अमल करो, नहीं करोगे तो फिर पुरअमन एहतजाज होगा। और मुशाहिद खान साहब, एहतजाज ये वैसा भी हो सकता है जैसा धरने में हुआ था। फिर क्या करेंगे आप लोग? कर सकते हैं आप? धरने में क्या हो गया था? धरने में पाकिस्तान के अवाम ने मुस्तरद किया था इन्हें। कैसे? सुना मेरी बात, मैं हवा की बात नहीं करता। इन्होंने कहा कि बिल ना दो, सुई गैस के लोगों ने दिए। इन्होंने कहा बिजली के बिल ना दो, दिए। इन्होंने कहा बैंकों से पैसे निकाल दो, नहीं निकाले। इन्होंने कहा कि हुंडी का कारोबार करो, नहीं किया। इन्होंने पीटीवी पे हमला कर दिया, पार्लियामेंट में हमला कर दिया, पार्लियामेंट इनके खिलाफ खड़ी हो गई। तो क्या हुआ धरने का? धरने का तो नुकसान हुआ ना। आपका जो एतमाद है ना वो बेमिसाल है। लेकिन आपको पता है खुर्शीद शाह और चौधरी एतजाज हसन ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने के वक्त में उन्होंने आप लोगों के पसीने बहते हुए देखे हैं, टांगे कांपती हुई देखी हैं। तो फिर ये सूरत हाल होगी तो क्या होगा सर? पीपल्स पार्टी ने 2009 में गवर्नर रूल लगाया है। पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में दहशतगर्दी की है। पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच के साथ जाके गुलछड़े उड़ाए हैं। पीपल्स पार्टी ने कराची में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दहशतगर्दी में भी मुलव्विस है और इनके वुज़रा जो हैं अस्पतालों में दहशतगर्दों के इलाज भी करते रहे, माल भी देते रहे। पीपल पार्टी क्या बात करती है सर? पीपल्स पार्टी पे कितना गुस्सा आपको आ रहा है? आज एमक्यूएम ने देखा क्या कहा? एमक्यूएम कहती है कि हमने गोरे अंग्रेजों से इंसाफ हासिल किया, पीआईए को काले अंग्रेजों के कब्जे से छुड़ाएंगे। ये कौन है काले अंग्रेज? किससे छुड़ा रहे हैं एमक्यूएम? एमक्यूएम की कभी कोई पॉलिसी आपको आज तक समझ में आई है कि उनकी है क्या? मुझे बताए। और अगर आप एमक्यूएम की पॉलिसी दुरुस्त समझती हैं तो इसका मतलब यह है कि 2013 से पहले का कराची बहुत अच्छा था। ठीक है, यही चाहती है ना आप। आज कराची जाग रहा है ना, आज कराची खुश है ना, इसलिए कि हुकूमत ने ऑन टास्क लिया है कराची को। इन्होंने क्यों नहीं लिया? बिल्कुल ठीक बात है, आप सही कह रहे हैं सर। लेकिन पता है एमक्यूएम कह रही है कि ये निजकारी नहीं पैदाकारी है। इमरान खान कह रहे हैं कि निजकारी के नाम पे लूट सेल लगाई हुई है। सर ये कैसी बातें हो रही हैं? निजकारी नहीं पैदाकारी, ये सिर्फ काफिया ही मिलाना। काफिया मिलाने से सियासत नहीं होती। बात यह है कि परवेज मुशर्रफ के दौर से लेके पिछले दौर तक पीपल पार्टी के ये हुकूमत में रहे, इन्होंने कराची के साथ क्या असर किया, ये है सवाल। तो फिर वो ये क्यों और बहुत सारे सवाल के जवाब की तरह आप इस मुल्क को चला रहे हैं। इत्तफाक फाउंड्री 15 साल से बंद पड़ी है, वो नवाज शरीफ की नहीं है। अब हम इत्तफाक फाउंड्री की तरह अगर चला रहे होते तो आज दुनिया के कौमी और बैनुल अक़वामी इदारे सब बंद हो तारीफ ना कर रहे होते कि आपकी इकोनॉमी ठीक है, आप मईशत ठीक कर रहे हैं, आप मुल्क को ठीक कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, आप हाइडल से बिजली बना रहे हैं। आप लोगों के बारे में कहा जाता है और इमरान खान कहते हैं कि पहले जो कौमी इदारे हैं ना उनमें आप लोग करप्ट लोगों को लाते हैं, फिर उनके जरिए तबाही करवाते हैं, खूब माल बनाते हैं, उसके बाद तबाही का बहाना करते हैं, फिर अपने लोगों को औने पौने। इमरान खान ये जो बात करते हैं ये बातें हुई जरूर है, लेकिन हमारे दौर में नहीं हुई। जिनके दौर में हुई है उनसे आजकल उनकी पींगे बहुत बढ़ चुकी हैं। सर शफाफियत का सवाल करो तो नाराज क्यों जाते हैं आप लोग? आपके प्रोजेक्ट्स में, आपके प्लान में, आपकी स्कीम में क्यों आपके किसी भी प्रोजेक्ट में, प्लान में, आपके किसी भी स्कीम के हवाले से तो आप लोग नाराज क्यों जाते हैं? नाराज नहीं होता, आप बताएं सर। वो परवेज रशीद साहब से किया, वो कर्ज उतारो मुल्क सवारो स्कीम के हवाले से एक रिपोर्टर ने सवाल, वो झाड़ पिलाई उसको। एलएनजी आप लोग सर पूरी नून लीग से करेंगे ना? अच्छा मुशाहिद खान साहब नून लीग का नाम नहीं है, बहुत सारे लोग जवाब देता हूँ ना, छोड़ चले जाते हैं। सुने मेरी बात, कर्ज उतारो मुल्क सवारो पे 19 या 21 अरब रुपए इकट्ठे हुए थे। मेरी बात सुनिए, ठीक है। और परवेज मुशर्रफ के दौर में वसीम सज्जाद ने सेनेट में खड़े होकर ये कहा
कि तमाम पैसे स्टेट बैंक के अकाउंट नंबर फला में जमा हुए हैं। सर ये जवाब दिया करें, आप भी दे रहे हैं ना, तो जवाब दिया करें सहाफियों के। उन्हें डांटने की क्या जरूरत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के जाने की क्या जरूरत है। आप लोग कहते हैं दुनिया की सस्ती तरीन LNG, कभी कभार ब्लड प्रेशर आपका भी हाई हो जाता है, हमारा भी हो जाता है शायद। ठीक सर, ये मसला हल कैसे होगा? आखिरी बात ये मसला ऐसे हल होगा, मैं आज भी चाहता हूं कि एक आदमी ना निकले। मैं आज भी चाहता हूं कि रीस्ट्रक्चर हो, PIA में ज्यादा जहाज आए, सर्विस बेहतर हो। और मैं ये आज भी इनसे हमदर्दी है, मैं बड़ी बात नहीं करना चाहता। आज भी हुकूमत डेमोक्रेटिक वे में इनसे बात कर रही, लेकिन सर इन लोगों ने इस इदारे को अपनी जिंदगियां दी हैं। जिंदगियां जिन्होंने दी अगर एहतजाज कर रहे हैं तो मोहब्बत है इनको इस इदारे से, तो ख्याल इनका भी रखें ना। लोगों की मोहब्बत है, लेकिन जो लोग लाशों की सियासत कर रहे हैं वो गलत है। जो लाशों से मुखलिस नहीं है वो इन लोगों से मुखलिस नहीं। लोग ठीक है PIA के, ठीक, लेकिन ये जो लीडरशिप है ना, जो उन लाशों से मुखलिस नहीं है, उन खानदानों से जिनके लोग मर गए उनसे मुखलिस नहीं है, वो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। वो इस PIA के लोगों से हम मुखलिस हैं। मैंने अभी तनख्वाह इनकी बढ़ा के दी है, मैंने FED खत्म करवा के दी है। मैं बड़ी बात नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर ने करके दी है मैंने, लेकिन उनसे करवा के दी है। इसहाक डार साहब से करवा के दी है मैंने, उनसे बात की है। तो भाई बात यह है कि हम हमदर्द हैं या वो हमदर्द हैं, ये फैसला अवाम पर छोड़ते हैं। बहुत शुक्रिया मुशाहिदुल्लाह खान साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने हमें ज्वाइन किया था। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे कौमी काम किसी इख्तिलाफ के बगैर पाए तकमील तक पहुंच सकें, या कौमी मफाद पर इख्तिलाफ हमारी आदत बन चुकी है? सोचिएगा, अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। फारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।